हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे करंट के बारे में और करंट के फ्लो के बारे में और ऑब्वियसली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द करंट के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेसिकली तीन टाइप के मटेरियल होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कंडक्टर, सेकेंड वन इज़ इंसुलेटर एंड द थर्ड वन इज़ सेमी कंडक्टर। ऑब्वियसली इनमें से कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने में से करंट को पास करते हैं या फिर करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं। तो किस तरह से अलाउ करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें कि किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के स्ट्रक्चर की, तो हमें पता होता है कि उस कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए, हर कोई पर्टिकुलर जो मटेरियल होता है हमारा, वो ऑब्वियसली एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, उन एटम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और सबसे ख़ास बात कंडक्टर्स की होती है कि अगर किसी सॉलिड कंडक्टर की हम बात करें तो उसमें जो एटम्स होते हैं वो अपने दूसरे एटम्स के साथ में या फिर नेबर एटम्स के साथ में एक मजबूत बॉन्ड से बंधे होते हैं। अब इनमें जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें नॉर्मली हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं या फिर फ्री टू मूव होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑब्वियसली जब हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं और इस कंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिस इस तरह से यहाँ पर माइनस सिंबल से शो किया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। सो ऑब्वियसली जब भी इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं किसी कंडक्टर में, और इस कंडक्टर के अक्रॉस जब कभी भी हम कोई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, मतलब कोई बैटरी अप्लाई करते हैं, जिससे इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से ऑब्वियसली यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट होता है, और ये फोर्स जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स को मोशन करवाता है। और ऑब्वियसली इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन होगी, आप देख सकते हैं, इस एरो की डायरेक्शन। ठीक है। और ये जो फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ऑब्वियसली ये फोर्स किस वजह से अप्लाई होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है। और ऑब्वियसली ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर किसको डिफाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिफाइन करेंगे। और ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन होती है ऑब्वियसली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है। और सबसे खास बात कि जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर की एक पर्टिकुलर लेंथ से फ्लो करता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हम इसका रेट कैलकुलेट करना चाहें कि भाई व्हाट इज़ द रेट, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि एक पर्टिकुलर सेकंड में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कंडक्टर से पास हो गए। अब यहाँ पर जो हमने वर्ड यूज़ किया है कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर से पास हो गए, इट मीन्स कि उन इलेक्ट्रॉन्स को इस सेक्शन को क्रॉस करना ज़रूरी है। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो लेंथ है स्मॉल एल, तो हम ये कहेंगे कि कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जब इस स्मॉल एल लेंथ को क्रॉस कर लेगा तब हम उसे काउंट करेंगे। तो इसी तरह से अगर हम रेट कैलकुलेट करना चाहें कि एक पर्टिकुलर सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने इस सेक्शन ऑफ लेंथ को पास किया या फिर इस कंडक्टर को पास किया, तो ऑब्वियसली ये जो रेट होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द लेंथ एल कंडक्टर, इस लेंथ एल कंडक्टर से जो इलेक्ट्रॉन्स पास हुए हैं एक पर्टिकुलर सेकंड में या किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो यही डिफाइन करता है करंट को। सो वेरी इजीली हम करंट को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज करंट? सो इट इज़ डिफाइंड एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज कौन है? ऑब्वियसली यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स। सो करंट क्या है? इट इज़ अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ सेक्शन ऑफ वायर और सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ऑफ लेंथ एल। ऑब्वियसली जो करंट होती है उस करंट को हम डिफाइन करते हैं कैपिटल आई से, और ऑब्वियसली फिर करंट का फार्मूला हो जाएगा टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सेक्शन ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और अगर हम कंसिडर करें कि सपोज जो टोटल चार्ज फ्लो हो रहे हैं किसी सेक्शन ऑफ कंडक्टर से, तो वो उसकी वैल्यू अगर Q है और टोटल जो टाइम लग रहा है उसकी वैल्यू अगर T है, तो हम कह सकते हैं I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। ठीक है।
और लेट अस कंसिडर कि अगर हम स्मॉल टाइम इंटरवल की बात करें, अगर हम एक पर्टिकुलर बड़े टाइम इंटरवल की बात ना करके हम बोलें कि भाई एक छोटा सा जो शॉर्ट टाइम इंटरवल होता है, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल, उसमें कितने चार्ज पास हुए। तो अगर हम कहें कि उस छोटे टाइम इंटरवल को हम डिफाइन कर रहे हैं dt से, और उस dt टाइम इंटरवल में सपोज एक छोटा अमाउंट का चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है थ्रू द सेक्शन ऑफ कंडक्टर से, तो उससे हम अगर dq कह रहे हैं, सो ऑब्वियसली इस दौरान जो करंट फ्लो होगी I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हो जाता है करंट का, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी फॉर द स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। ठीक है, और फॉर द स्मॉल टाइम इंटरवल हम इसे डिफाइन करेंगे I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। अब इसके पहले वाले चैप्टर में हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस पढ़ा था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में हमने पढ़ा था बेसिकली Q इज इक्वल्स टू होता है N इंटू ई, हमने ये पढ़ा है बहुत अच्छे से। तो सपोज अगर हम यहाँ पर Q की वैल्यू की जगह N इंटू ई पुटअप कर दें, तो यहाँ पर एक और फार्मूला निकल कर आता है I इज इक्वल्स टू एन ई बाई टी। तो इस तरह से यहाँ पर करंट के हमारे पास तीन फार्मूले आ गए, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी एंड I इज इक्वल्स टू एन ई बाई टी। अब जैसा अभी हमने करंट का फार्मूला देखा है I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, सो ऑब्वियसली क्यू बाई टी अगर हमने यहाँ पर लिखा है, तो अगर हम इसकी यूनिट कैलकुलेट करना चाहें तो यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होगी। ऑब्वियसली इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो चार्ज Q है, इस Q की जो यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं इसकी यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक करंट की कूलम्ब पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड, और कूलम्ब पर सेकेंड को हम डिफाइन करते हैं 1 एम्पियर से, या एम्पियर से सॉरी। सो इस तरह से करंट की यूनिट हो जाती है एम्पियर, जिसकी वैल्यू होती है कूलम्ब पर सेकेंड। अब यहाँ पर अगर हम एम्पियर को डिफाइन करना चाहें कि एक्चुअल में एम्पियर क्या है, तो हम इस फार्मूले से उसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 एम्पियर की वैल्यू कितनी होगी, 1 कूलम्ब डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, 1 कूलम्ब बाय डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बड़ा आसान है कि अगर हम किसी सेक्शन ऑफ कंडक्टर की बात करें, तो इनका इसका मतलब बड़ा आसान है कि सेक्शन ऑफ कंडक्टर से एक पर्टिकुलर सेकंड में नंबर ऑफ चार्जेस जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, नंबर ऑफ चार्जेस जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है, सपोज़ वो हो रहे हैं Q इज़ इक्वल टू 1 कूलम्ब। ठीक है, और सपोज़ जो टाइम लग रहा है इसे ट्रांसफ़र होने में, वो लग रहा है सपोज़ 1 सेकेंड। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर किसी सेक्शन ऑफ कंडक्टर से एक सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्जेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं, 1 कूलम्ब चार्ज पास हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जो टोटल अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो हुआ वहाँ से, वो 1 एम्पियर है। So the current through the wire is called the 1 ampere if 1 coulomb of charge flows through the wire in the 1 second। तो आई होप आपको करंट के बारे में समझ में आया होगा, करंट की डेफिनेशन भी समझ में आई और करंट की यूनिट भी क्लियर हो गई होगी। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं इसके करंट से रिलेटेड। क्या कहता है न्यूमेरिकल, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कंस्टिट्यूट द करंट ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, एक पर्टिकुलर एम्पियर ऑफ करंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे किसी सेक्शन ऑफ कंडक्टर से। तो ऑब्वियसली एक फार्मूला जो अभी हमने देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का, ऑब्वियसली वो फार्मूला क्या था, Q इज इक्वल्स टू एन इंटू ई। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं Q की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 कूलम्ब दी हुई है ऑलरेडी आपको। आपको पता है ई की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब, और यहाँ पर आपको एन की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो फार्मूला निकल कर आएगा, ये जो फार्मूला हो जाएगा, ऑब्वियसली एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर Q बाय ई, और यहाँ पर इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट अप कर दो, एन की वैल्यू Q इज इक्वल्स टू क्यू बाई ई, यहाँ पर एन इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू दी हुई ऑलरेडी आपको 1 कूलम्ब, या सपोज 1 कूलम्ब ऑफ चार्जेस के अंदर अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है वो हो जाएगा 1 कूलम्ब पर सेकेंड, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। ई की वैल्यू आपने पुटअप की, सो फाइनली आंसर मिला 6.25 इंटू 10⁻18। 18 जो होंगे वो चार्जेस होंगे जो ट्रांसफ़र हो रहे होंगे किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कंडक्टर से। इस न्यूमेरिकल को इस फार्मूले से भी समझा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने फार्मूला कैलकुलेट देखा था, I इज इक्वल्स टू होता है एन ई बाई टी। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं I की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है कितना, 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर वैल्यू दी हुई है। टाइम की वैल्यू हम यहाँ पर क्योंकि दी हुई नहीं है, इसलिए हम कंसिडर करेंगे कि लेट अस कंसिडर इट इज़ अ 1 सेकेंड।
सो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से कि अगर हमने आई की वैल्यू को 1 एम्पियर पुटअप कर दिया और टाइम की वैल्यू को 1 सेकेंड पुटअप कर दिया तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू एन ई बाय 1। सो फाइनली हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट हैज़ बिकम, ये यहाँ से हम निकाल सकते हैं एन इज इक्वल्स टू 1/e। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये फार्मूला हम डेराइव कर सकते हैं और फाइनली यहाँ से एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तक हमने जो बात की करंट के फ्लो के पहले हमने बात की थी चार्जेस के फ्लो की। तो चलिए हम एक बार और बात करते हैं इसके बारे में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द कंडक्टर। तो जैसा मैंने कहा था कि अलग अलग तरह के मटेरियल्स होते हैं, उनमें से जो कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फ्री चार्जेस होते हैं मूव करने के लिए। और वो फ्री चार्जेस कब मूव करते हैं? ऑब्वियसली वो अपनी थर्मल एनर्जी की वजह से तो रैंडमली मूव करते रहते हैं इधर उधर, ठीक है, बट वो एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में या एक पर्टिकुलर लेंथ में जब फ्लो करते हैं वो तभी फ्लो करते हैं जब उनके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है। हम कह सकते हैं कि द कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स विच डेवलप इलेक्ट्रिक करंट इन देम व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है, क्योंकि थ्रू द सेक्शन ऑफ कंडक्टर से जब भी हमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करना होगा तो ऑब्वियसली उस दौरान वहाँ से इलेक्ट्रिक चार्जेस पास हो रहे होंगे। और इलेक्ट्रिक चार्जेस पास तभी होंगे जब हम किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है। कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स विच डेवलप इलेक्ट्रिक करंट्स इन देम व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। अब बात करते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो देखिए अगर किसी पर्टिकुलर कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है, और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब इनके फ्लो होने की वजह से ही करंट फ्लो होती है। तो ऑब्वियसली हम इन्हें क्या कहते हैं? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। अब ये जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये रैंडमली मोशन करते रहते हैं एक्चुअली ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। इनके पास जो थर्मल एनर्जी होती है उसकी वजह से या जो कंडक्टर्स की थर्मल एनर्जी होती है उसकी वजह से इनमें जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये क्या होता है, इधर उधर रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो इनका जो रैंडम मोशन होता है वो फिक्स नहीं होता है, कभी कभी ट्रांसलेशनल मोशन करते हैं, कभी वाइब्रेशन करते हैं, कभी रोटेशनल मोशन करते हैं। इस तरह से जब आपने किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कंडक्टर को देखा या फिर किसी कंडक्टर की अगर बात की तो इस कंडक्टर में जब तक अभी तक आपने किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया, उस दौरान इस कंडक्टर में इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता रहता है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता रहता है। अब ये मोशन पूरी तरह से कैसा होता है? ये मोशन पूरी तरह से रैंडम होता है। इस मोशन का कोई भी एक पर्टिकुलर पाथ तय नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल पूरी तरह से रैंडम होता है। अब इस रैंडम मोशन होने की वजह से अगर हम बात करें कि रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, ऑब्वियसली अगर मोशन हो रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। तो ये वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वेलोसिटी को अगर हम समझें तो ये होती है लगभग 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी। अगर इसको किलोमीटर्स में मैं देखूँ तो ये हो जाता है लगभग 100 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इतनी ज़्यादा फास्ट वेलोसिटी से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मोशन करते होते हैं और मोशन कर रहे होते हैं किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ उनकी थर्मल एनर्जी की वजह से। और इन इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बात करें तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द कंडक्टर, अगर हम 1 क्यूबिक मीटर का एक कंडक्टर कंसिडर करें तो उसमें लगभग 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट वो मोशन भी कर रहे होते हैं। तो ये जो मोशन होता है ऑब्वियसली ये जो मोशन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब ये इलेक्ट्रॉन्स इतना रैंडम मोशन कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कई बार कोलाइड भी होते हैं, आपस में भी कोलाइड होते हैं। और जो एटम्स हैं जो फिक्स्ड हैं, जो स्पेसिफिक बॉन्ड में बंधे हुए हैं, जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में है, उन एटम से भी ये जाकर कोलाइड होते हैं। तो इस तरह से इन इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन भी हो रहा होता है और उन एटम्स का आपस में कोलिजन भी हो रहा होता है, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स के साथ में कोलिजन भी हो रहा होता है। तो ऑब्वियसली ये जो कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन्स का एटम के साथ में, इसकी वजह से हम यहाँ पर जो नेट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इस तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो नेट वेलोसिटी होती है जबकि आपने कंडक्टर के अक्रॉस किसी तरह का कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रखा है, उसे हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो नेट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर्स व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इज ऑलवेज ज़ीरो। तो नेट वेलोसिटी क्या कंसिडर हो जाती है? ज़ीरो।
तो चलिए इसी से रिलेटेड एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसे हम देखते हैं। तो सपोज हमने कंसिडर किया कि सपोज एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n है, और आपने अभी तक उस पर किसी तरह का कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया। तो ऑब्वियसली बात है, सपोज उन n इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो है u1 u2 u3 u अप टू un, ठीक है। और ये कैसी है, इनकी रैंडम वेलोसिटी। तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें इनकी एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका इस तरह से, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un डिवाइडेड बाय n। और जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि नेट एवरेज वेलोसिटी जो होती है इस तरह के रैंडम इलेक्ट्रॉन्स की या फिर रैंडम वेलोसिटी की, वो कितनी होती है, ज़ीरो। सो यहाँ पर हमने ये कंसिडरेशन ले लिया। अब इसके बाद अगर हमने किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के अक्रॉस अगर सपोज़ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोज़ अगर मैं बोल रहा हूँ दिस इज़ वी, ठीक है, या इस इलेक्ट्रिक वोल्टेज को मैं कह रहा हूँ वी, तो इसके वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ बेसिकली ई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस ई को हम डिफाइन करेंगे वी बाय एल से, जहाँ पर एल क्या है, एल इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर। सो यहाँ पर हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन शुरू होगा। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जब मोशन कर रहे होंगे, ये किस वजह से कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट होगा, और ये फोर्स जो होगा वो इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फोर्स क्रिएट हो रहा होगा, इस फोर्स की वैल्यू होगी माइनस ई इंटू ई, माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। यहाँ पर स्मॉल ई क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है, ई इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर माइनस सिंबल इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन है, जो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर इसके साथ माइनस सिंबल लगा हुआ है। सो हम कह सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। अब ऑब्वियसली सी बात है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स में एक एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। इस एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करेंगे एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ से एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, ठीक है, फोर्स अपॉन मास। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, फोर्स की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल ली, माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, और मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम। और यहाँ पर मास क्या है, ये बेसिकली मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से हम किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में फोर्स की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है रिलैक्सेशन टाइम की। जैसा मैंने अभी आपसे कहा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा और एक्सेलरेट होकर मोशन करेगा। इस मोशन के दौरान वो हो सकता है किसी एटम से कोलाइड हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि वो टाइम जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ और एक्सेलरेट होकर इसने ज़ोर से मोशन करना शुरू किया, और मोशन करने के बाद ये किसी पर्टिकुलर एटम से जाकर कोलाइड होने वाला होगा, ठीक है। तो वो जो टाइम है, वो टाइम जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ और एक्सेलरेट होकर उसने मोशन शुरू किया, और मोशन के दौरान किसी एटम से कोलाइड होने के पहले तक का टाइम, किसी एटम से कोलाइड होने के पहले तक का जो टाइम होगा, उसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, उसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। सो इट इज़ अ शॉर्ट टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट बिफोर इट अंडरगोज अ कोलिजन विथ पॉजिटिव आयन इन द कंडक्टर, ठीक है। पॉजिटिव आयन क्यों, क्योंकि जो एटम्स होंगे वो ऑब्वियसली क्या होंगे, पॉजिटिव आयंस होंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर चुके होंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर चुके होंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन उन्हीं से आए हुए, इसलिए उन पर सब पर पॉजिटिव आयंस होगा। सो हम कह सकते हैं शॉर्ट टाइम रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, सो इट इज़ अ शॉर्ट टाइम फॉर विच द फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट्स बिफोर इट अंडरगोज अ कोलिजन with the positive ion in the conductor, or it is called the relaxation time. So ये आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, किस तरह से फोर्स क्रिएट होगा, और रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा। ऑब्वियसली सी बात है, ये जो वेलोसिटी होगी, जो हम रैंडम वेलोसिटी की बात कर रहे थे किसी पर्टिकुलर एटम में, एटम इलेक्ट्रॉन्स की, कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली जो मूव करते हैं जब हम किसी तरह का कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते, तो ये जो वेलोसिटी होती है ये किसकी वजह से होती है, थर्मल एनर्जी की वजह से होती है। और इस थर्मल एनर्जी की वजह से जो वेलोसिटी होगी उसे हम थर्मल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग टर्म्स हैं, सारी अलग अलग टर्म्स, आई होप आपको समझ में आ गई होगी इस पर्टिकुलर टॉपिक में।
तो चलिए हमने रिलैक्सेशन टाइम के बारे में भी समझ लिया। सपोज रिलैक्सेशन टाइम को हम डिफाइन कर रहे हैं टाउ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है, या v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हर पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं आफ्टर द एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा सपोज रिलैक्सेशन टाइम फॉर द इलेक्ट्रॉन वन क्या है, टाउ वन है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 थी और फाइनल वेलोसिटी हो गई v1। और एक्सेलरेशन तो देखिए सभी के लिए कॉमन होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए कॉमन है, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा वो सभी के लिए कॉमन होगा। तो हम लिख सकते हैं फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा v1 इज इक्वल्स टू u1 प्लस ए टाउ वन। इसी तरह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा v2 इज इक्वल्स टू u2 प्लस ए टाउ टू एंड सो ऑन। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशंस को अगर हम देखें तो फाइनली जो टोटल एवरेज वेलोसिटी होगी वो होती है vd, ठीक है, वो होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, और ये क्या हो जाएगी v1 प्लस वी टू प्लस v3 प्लस वी एन डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। सो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कि एक्चुअल में ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ एवरेज वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ठीक है। जब हमने किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो सभी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हुए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेलोसिटी से। तो यहाँ पर ये जो टोटल एवरेज वेलोसिटी होगी जो आफ्टर द एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन के बाद जो फाइनली जो टोटल एवरेज वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और ऑब्वियसली ये कब प्रोड्यूस हो रही है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई किया हुआ है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स में एक्सेलरेशन हुआ, और इलेक्ट्रॉन्स में एक्सेलरेशन होने के बाद, ठीक है, वो जो वेलोसिटी एक्वायर कर रहे हैं तो वो सारी वेलोसिटी का जो एवरेज होगा उसे हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज अ एवरेज वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये हो जाएगा वी डी इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी एन, और यहाँ से v1 v2 v3 vn की वैल्यू हम रख सकते हैं। अभी हमने जस्ट जो फार्मूला देखा इस फार्मूले से हम v1 v2 v3 v4 की हमने वैल्यू पुटअप की एक फार्मूले से। यहाँ पर अब हम u1 u2 u3 un कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, या इसको हम सेपरेट करेंगे इस इक्वेशन को तो हमें ये फॉर्मेट मिल जाएगा, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। और ये जो इनिशियल वेलोसिटी है मैंने आपसे कहा था ये कौन सी वेलोसिटी है, जब इलेक्ट्रॉन्स पर किसी तरह का कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया गया है। तो ऑब्वियसली इस वेलोसिटी को हमने क्या माना था, ज़ीरो, क्योंकि आपको याद आ रहा होगा मैंने कहा था जो नेट वेलोसिटी होगी या नेट थर्मल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, नेट थर्मल एवरेज वेलोसिटी होगी ज़ीरो। ज़ीरो क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन करेंगे और रैंडम मोशन के दौरान वो कॉलिजन भी करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर नेट वेलोसिटी या नेट थर्मल वेलोसिटी क्या कंसिडर करते हैं, ज़ीरो। तो ये क्वांटिटी हो गई ज़ीरो। अब फाइनली बचा क्या, वी डी इज इक्वल्स टू ए टाउ, और ये इस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हम टाउ से डिफाइन कर सकते हैं ओनली, इट इज़ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एंड इट इज़ डिफाइंड बाय द टाउ। तो यहाँ पर हो जाएगा वी डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस ए टाउ, ठीक है। अब हम देख सकते हैं वी डी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ज़ीरो प्लस ए टाउ। तो वी डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस ए टाउ, या यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वी डी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए टाउ। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन का फार्मूला अभी हमने देखा था, एक्सेलरेशन इज बेसिकली व्हाट, सो एक्सेलरेशन का फार्मूला था माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम। तो यहाँ पर इस फार्मूले में हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, तो हमने वैल्यू पुटअप कर दी एक्सेलरेशन की, वी डी इज इक्वल्स टू माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टाउ। तो यहाँ से हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला मिल गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर में अगर हमने कोई भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अक्रॉस अगर आपने कोई पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, ठीक है, कोई वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, और उस वोल्टेज को अप्लाई करने के बाद अगर वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, ई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। तो और ई की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं सपोज वो है, ठीक है। सो यहाँ पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो होगी वी डी इज इक्वल्स टू माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम, जहाँ पर एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और टाउ क्या है, टोटल एवरेज रिलैक्सेशन टाइम।
सो आई होप आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गई होगी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की मोशन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के मोशन को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि देखिए जितने तरह के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर्टिकुलर कंडक्टर में सभी इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी अलग अलग होगी, मतलब सभी की घूमने की या मोशन करने की कैपेबिलिटी अलग अलग होगी। ठीक है, तो अगर हम घूमने की या मोशन करने की कैपेबिलिटी को कैलकुलेट करना चाहें कि भाई किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कितनी है तो उस मोबिलिटी को डिफाइन करते हैं हम बेसिकली एक स्पेसिफिक फार्मूले से। ठीक है, अब मोबिलिटी को अगर हम डिफाइन करना चाहें इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन तो हम क्या कहेंगे कि मोबिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज डिफाइंड एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस इट। ठीक है, मोबिलिटी बेसिकली क्या होगी कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के अक्रॉस अगर कोई इस तरह से वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, यूनिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, उसकी यूनिटी है। तो इस यूनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो वेलोसिटी एक्वायर करेंगे, इस यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी एक्वायर करेंगे ऑब्वियसली वो क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही डिफाइन करेगी मोबिलिटी को। मतलब इट इज़ मोबिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, सो मोबिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर इज बेसिकली द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज एक्वायर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो क्या होगा, द मोबिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। सो इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू। नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है उसे हम डिफाइन करते हैं म्यू से, और म्यू का फॉर्मूला हो जाएगा वी डी बाई ई। ठीक है, इट इज़ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो म्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी डी डिवाइडेड बाई ई, और यहाँ से वी डी का फॉर्मूला अभी हमने जस्ट देखा, अगर हम इसके माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टाउ। अब यहाँ पे ऑब्वियसली जो माइनस आया था वो क्यों आया था, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड वैल्यू की बात करें, तो माइनस सिंबल हट जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें वी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टाउ। सो इस मोबिलिटी वाले फार्मूले में अगर हम वी डी की वैल्यू को पुटअप कर दें सो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको, ये हो जाएगा माइनस ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टाउ, ये वी डी की वैल्यू, और डिवाइडेड बाय ई। ठीक है, तो यहाँ से ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, ई इंटू टाउ डिवाइडेड बाय एम। सो यहाँ से हमें मोबिलिटी का फॉर्मूला मिल गया, म्यू इज इक्वल्स टू ई इंटू टाउ डिवाइडेड बाय एम। अब इस मोबिलिटी की यूनिट होती है, वो यूनिट होती है मोबिलिटी की मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड या फिर मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये होती है मोबिलिटी की यूनिट। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल है मोबिलिटी से रिलेटेड, देखते हैं हम इसे क्या कहता है न्यूमेरिकल। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 5 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर। कोई पर्टिकुलर आपका कंडक्टर है, उसकी लेंथ कितनी है, एल की वैल्यू दी हुई है आपको 0.1 मीटर, और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है वो है 5 वोल्ट का। ठीक है, इस 5 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर की है वो है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो हमसे कहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को कैलकुलेट कीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का फॉर्मूला अभी हमने जस्ट देखा, वो क्या है, वो है बेसिकली म्यू इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू टाउ अपॉन एम, या म्यू इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। ये फार्मूला अभी जस्ट हमने देखा। तो अब देखिए यहाँ पर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है, ऑलरेडी। सो म्यू इज इक्वल टू होता है वी डी अपॉन ई। अब यहाँ से ई की वैल्यू हमें निकालना है, और यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो हमें दी नहीं दी है, हमें क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, कितना पोटेंशियल आपने अप्लाई कर रखा है। तो एक फार्मूला हमें पता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्टेज अपॉन लेंथ। तो वोल्टेज भी है हमारे पास, लेंथ भी है कंडक्टर की, हमने दोनों की वैल्यू को पुटअप कर दिया। 0.1 मीटर की लेंथ दी हुई थी ऑलरेडी, तो हमने वोल्टेज की वैल्यू पुटअप की 5 वोल्ट जो कि हमें दिया हुआ है। तो 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय
0.1 मीटर, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा यहाँ पर 50 वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब नाउ मोबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू भी है हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, हमने वो वैल्यू पुटअप कर दी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जस्ट अभी हमने कैलकुलेट की है, उसे हमने पुटअप किया 50। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा 5 इंटू 10⁻⁻⁶, और मोबिलिटी की जो यूनिट हो जाएगी वो जाएगी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने मोबिलिटी कैलकुलेट कर ली किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के अक्रॉस जिसकी लेंथ है 0.1 मीटर और उसके अक्रॉस 5 वोल्ट आपने अप्लाई कर रखा है।